कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि किसान संगठित होकर वो अपनी खेती करे जी। और अपने माल को इकट्ठा करके वो मंडी तक या एक्सपोर्टर तक यहाँ पे मिल लगे हुए वहां तक की दे। जी। उससे क्या होगा कि बिचौलिए जो है वे थोड़ा खत्म हो जाएंगे और किसान को डायरेक्ट जो है इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनय विश्वकर्मा सरल खेती यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर आज स्वागत करता हूं। आज हम सरधना के कुशावली गांव में हैं। मेरठ जिले का एक गांव है और आज जिस जगह हम लोग मौजूद हैं ये किसानों के लिए बड़ा हेल्पफुल और बड़ा सहयोगी एक संगठन है, FPO जिसके नाम से जाना जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने FPO का गठन किया था। इसका उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनको मार्केट तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देना, उनका वैल्यूएडिशन करना, उनके कृषि उत्पाद को सही जगह ले जाके उसको बेचना, उसके सही दाम दिलाना उसका उद्देश्य था। यहाँ कुशावली में हमारे विनोद सैनी जी हैं, उन्होंने एक FPO बनाया सरकार की सहायता से, प्रशासन की सहायता से, और उस FPO से आज इनके पास 813 किसानों का एक बड़ा संगठन है। 813 किसान इनसे जुड़े हुए हैं। विनोद सैनी जी उन 813 किसानों से अपना सीड खरीदते हैं, किसान उनको ये बेचते हैं, उसको वैल्यूएडिशन करते हैं, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद मार्केट में उनको अच्छा एक कीमत भी मिलती है। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस FPO का काम क्या है, FPO किसानों के लिए किस तरह से सहयोगी हैं, हमारी सरकार इस FPO पर किस तरह से काम करती है, उस पूरे प्रोसेस को समझाएंगे विनोद सैनी जी। मैं उनका स्वागत करता हूं सरल खेती यूट्यूब चैनल पर। विनोद जी, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विनोद सैनी है। मैं गांव कुशावली, जिला मेरठ में ये पड़ता है। हमारी जो है नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से FPO है जी। हमारी FPO में 813 किसान हैं जी। ये कब शुरू हुआ था विनोद जी? 2021 में जो है हमारी FPO का गठन हुआ था जी। FPO का गठन का एक प्रक्रिया छोटा सा बता दीजिए कि किस तरह से हम लोग इसको गठित करते हैं। इसमें विनय जी ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि किसान संगठित होकर वो अपनी खेती करे जी। और अपने माल को इकट्ठा करके वो मंडी तक या एक्सपोर्टर तक यहाँ पे मिल लगे हुए वहां तक की दे। उससे क्या होगा कि बिचौलिए जो है वे थोड़ा खत्म हो जाएंगे और किसान को डायरेक्ट जो है इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो यही सोच के जरिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसानों का एक समूह का गठन किया और उस गठन का जो है कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब एक कंपनी जो है किसानों की खड़ी कर दी। अब उस कंपनी का उद्देश्य ये रहा कि भाई किसानों का जो उत्पाद है उसका खुद प्रोसेसिंग करे। अब खुद तो प्रोसेसिंग करेंगे, किसान के पास तो पूंजी नहीं है, तो पूंजी कहाँ से आएगी? तो उसमें गवर्नमेंट ने ये रखा कि आप जो हैं अपने किसान जोड़िए, शेयर धारक बोलते हैं जिसे। तो उसमें जो शेयर की जितनी पूंजी होगी उस मान लिया सपोज करो आपने 2000 रुपए दिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि 2000 रुपए हम देंगे। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, तो वो पूंजी जितनी किसानों के संगठन के द्वारा इकट्ठी होगी उतनी ही गवर्नमेंट की वो हाँ सरकार का रहता। हाँ, उसमें करीब जो है वो 15 लाख रुपए के करीब तक की उसमें अनुदान है। मतलब अगर 7 लाख रुपए हमने करे तो 7 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट देगी। दूसरा, गवर्नमेंट को भली बात ही पता था कि भाई किसान है तो कंपनी कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने एक अकाउंटेंट और एक CEO की नियुक्ति करी, जिसका पूरा जितना भी मैनेजमेंट फंड बोलते हैं उसको, वो खर्चा जो है वो गवर्नमेंट जो है 3 साल तक की उस FPO को रनिंग करने के लिए गवर्नमेंट दी। यानी कि गवर्नमेंट जो है एक कंपनी खड़ी करना चाह रही है देहात में, रूरल में, जिससे कि रोजगार के अवसर भी वहाँ पे पैदा हो। इस FPO के गठन में कौन से विभाग की सराहनीय भूमिका रही, कौन से विभाग ने आपको सहयोग किया? वैसे तो आप कृषि विभाग और आपके जितने भी साइंटिस्ट हैं वो तकनीकी अगर हम बात करते हैं, लेकिन मेन इसमें आता है नाबार्ड के माध्यम से हमारा जो FPO है वो गठित हुआ। मतलब जो फंड मिला, मैनेजमेंट फंड, और जो आपकी इक्विटी ग्रांट मिली वो नाबार्ड के द्वारा मिलती थी। अब नाबार्ड जो है वो एक कह ही दे कि निगरानी वाली संस्था होगी कि निगरानी जो कर रही है वो नाबार्ड कर रही है। उसके बीच मॉनिटरिंग कर, उसके बीच में भी क्या किया गवर्नमेंट ने कि भाई सारी चीज जो है वो
नाबार्ड भी नहीं देख पाएगा, उसके बीच में उन्होंने एक सीबीओ का गठन किया, एक संस्था और गठित करी। उसका ये था कि वो उसको मार्केट भी उपलब्ध कराएगी और दूसरा उसका जितना भी कागजी वर्क होगा उसको करने में मदद करेगी, उसको सीबीओ बोलते हैं। तो हर एफपीओ के साथ में एक कार्यदायी संस्था भी हो गई, संस्था भी मिली। हाँ, उसको सीबीओ बोलते हैं। हमने इस एफपीओ के गठन के बाद इसको कैसे आगे बढ़ाया, किसानों को कैसे अपने साथ जोड़ा आपने? जैसे हमारे यहाँ पे जो है गन्ने की बेल्ट है, बिल्कुल। अब गन्ने की बेल्ट से अलावा अगर हम कोई दूसरी क्रॉप यहाँ लगाते थे तो उनके सामने जो है वो मार्केट की प्रॉब्लम आती थी जी। अब हमें साइंटिस्टों के माध्यम से, खासतौर से एपीडा के माध्यम से, हमें धान की खेती करने का एक तरीका बताया गया, बासमती धान की, और फिर उन्होंने हमें बीज तैयार करना भी बताया। तो हमने पहले किसानों को धान की खेती के माध्यम से अपने से जोड़ा कि आप जो है धान लगाइए और उसे हम खरीदेंगे। तो हमने बीज तैयार करना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि किसानों को यहीं पर मंडी नहीं जाना पड़ा, उन्हें मार्केट मिली। तो जो एरिया पहले 4-5 बीघे था या 1-2 एकड़ था, वो एरिया अब बढ़ के जो है हजारों बीघे में आ गया। यानी किसान को एक व्यापारी बनने का मौका दिया, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, कि एफपीओ ने किसान को व्यापारी बनने का मौका दिया। आपने किसानों को कहा कि आप ये बीज लगाइए और हम आपसे खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको जो है बायबैक के हिसाब से हमने जो है तैयार किया। अब क्या हुआ कि किसान अपना माल जो है मंडी तक लेके जाता था, तो जो भाड़ा था वो बचा, उसका समय बचा, उसकी जो मशीनरी की घिसाई हो रही थी, जो किसान नहीं जोड़ता मेंटेनेंस को, वो बचा। तो अगर सीधे सीधे हम लगाए तो कम से कम 300 से 250 से 300 रुपए तक का 1 क्विंटल पे बेनिफिट धान में मिला। यानी उत्पादन के बाद का जो काम था पूरा वो आपने संभाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान को यहीं पे अपना माल बेचने की जो है सुविधा मिल रही है। बिल्कुल, ये एक काम का उद्देश्य भी है। हाँ, दूसरा ये सीड के माध्यम से जो उत्पाद है उसको एक अच्छी कीमत मिले। हाँ, यही ज्यादा कीमत मिले, इसलिए उन्होंने एफपीओ का गठन किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारा एक माध्यम था किसानों से जुड़ने का। उसके बाद जो है भाई, अगर किसी किसान का जो है वो सीड मानकों के अनुरूप फील्ड नहीं है जी, अब वो उसे कहाँ बेचने जाएगा, उसका क्या करेंगे? तो उसकी हमने प्रोसेसिंग करी, उस राइस की प्रोसेसिंग करी, उसकी ग्रेडिंग करी, वैल्यू एडिशन करा और उसे भी जो है हम मार्केट तक की पहुंचा रहे हैं। ठीक। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो बेल्ट है वो सरसों की बेल्ट, मतलब सरसों बोई जाती है लेकिन ज्यादा नहीं बोई जाती थी। अब क्या हुआ कि सरसों की भी हमारे यहाँ मंडी नहीं है। जब मंडी नहीं है तो उसे बेचने के लिए किसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल। हमने सरसों भी खरीदना शुरू किया। आपने सरसों भी लेना? उसी संगठन से सरसों भी खरीदा। ठीक। तो सरसों खरीद के उसको स्टॉक करके कुछ दिन तब मार्केट में बेचा। ठीक। तो वो भी एक लाभ किसानों को मिला जी, भाई उसकी तो यहीं पे बिक गई। बिल्कुल। और एफपीओ को ये हुआ कि भाई जो भी माल था वो अच्छे रेट में गया और जो उनका शेयर है उसके हिसाब से भी उनका पैसा बढ़ेगा। अब मैं आपके व्यक्तिगत यहाँ इस कैंपस में आता हूँ। हमारे पास जो ये सब आपका वेयर हाउस है, यहाँ वेयर हाउस में काफ़ी स्टॉक लगा हुआ है। इसमें गेहूं का बीज भी है, धान का बीज भी है। तो ये किस किस तरह से आपने स्टॉक किया, किस तरह से यहाँ अपना काम होता है? जैसे किसान ने बीज का उत्पादन किया अपने खेत में, धान का उत्पादन करने के बाद जिस टाइम हम उसकी रोपाई कराते हैं उस टाइम एक संस्था है, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उसके माध्यम से गवर्नमेंट एजेंसी के पास में उस किसान का रजिस्ट्रेशन होता है जी। अगर वो संस्था बीच बीच में जो है निरीक्षण करती है खेत का जी, निरीक्षण करने के बाद में फिर वो उस खेत को ओके करती है कि भाई ये आपका सीड मानकों के हिसाब से जो है सीड ठीक प्रमाणित है जी। जब वो ओके कर देती है तो उस किसान का जितना भी उस एरिया का जितना वो रजिस्टर्ड था, उस एरिया का जितना भी बीज होगा वो हम यहाँ पे इंटोक कर देते हैं, उसे बोलते हैं रो सीड। फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं जी। प्रोसेसिंग करने के बाद में सैंपल जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है बीज प्रमाणीकरण संस्था की लैब में ही। जब वहां से ओके हो जाता है तब हम इसको पैक करते हैं और पैक करने के बाद मार्केट तक की पहुंचाते हैं। अब सीड मानकों का ये है कि वो जर्मिनेशन चेक करेंगे और आपका जो है उसमें मिक्सिंग चेक करेंगे, लेकिन हम उसमें एक एडिशनल चीज भी करते हैं, हम उस बीज का जो है डीएनए टेस्ट भी कराते हैं जी। डीएनए टेस्ट जो है सीड मानकों के उसमें नहीं है कि आपको कराना ही जरूरी है, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जो है उसका डीएनए टेस्ट भी कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सीड है वो बिल्कुल प्योर है जी। उसके बाद तब मार्केट में देते हैं जी। तो जो आप बीज देख रहे हैं इसमें कुछ बीज ऐसा है जो इस बार थोड़ा सा बच गया है जी।
और जो गेहूं का सीड है वो रो सीड है, उसकी प्रोसेसिंग करके हम मार्केट में देंगे। ठीक। लेकिन इस बार जो है थोड़ा किसान जो है वो बासमती धान की बजाय मोटे धान पे चला गया। अच्छा। तीसरा उसमें ये रहा कि कुछ किसानों ने जो है पिछला सीजन थोड़ा पिट गया था, अपना ही बीज यूज किया, तो इस वजह से बिक गया। नहीं तो हमारा सीड जो है वो अप्रैल के महीने में सारा बुक हो जाता है, सारा चला जाता है। अच्छा, एक किसान के उद्देश्य से या किसान की तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे किसान का कोई चावल आपके बिना एफपीओ की सहायता के एक कीमत पर बिक रहा था बाजार में, तो उसमें कितना वैल्यू एडिशन हमने किया या हम उसको कितना सपोर्ट कर पाए? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। उसमें क्या हुआ कि कृषि निर्यात नीति 2019 आई थी जी। उसमें गवर्नमेंट का ये था कि अगर कोई एफपीओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्यात करती है तो गवर्नमेंट जो है उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन राशि देगी। वो प्रोत्साहन राशि है 10 लाख रुपए। एक पहले साल जो है आपको 4 लाख, फिर अगले 3 साल के लिए 4 साल के लिए 1.5 लाख रुपए। उस नीति को हमने अपने एफपीओ में लागू किया, एक क्लस्टर बनाया और क्लस्टर बना के जो है 50 हेक्टेयर का, उसमें जितना भी उत्पादन हुआ उसका 1/3 जो है हमने एक्सपोर्ट किया। जी। पहला जो साल एक्सपोर्ट किया वो लेबनान में गया। अच्छा। और दूसरे साल जो एक्सपोर्ट किया वो गया आपका ओमान में। कौन सी वैरायटी गई सर वहाँ पे? बासमती के नाम से ही वहाँ पे जाता है, वैरायटी हम नहीं उसमें खोलते नहीं है, लेकिन मांग रहती है गल्फ कंट्रीज में, बहुत ज्यादा डिमांड है। और मैं आपके बता दूं कि सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट होता है उससे सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो बासमती से ही आता है। जी। कौन कौन सी वैरायटी इसमें जाती है ज्यादा? कौन सी इसमें आपकी 1121, 1692, 1509, PB6, PB1 जो तुड़ल बोलते हैं, उन वैरायटियों का बहुत ज्यादा जो है निर्यात डिमांड ज्यादा रहती है। इसका कारण क्या रहता है? बासमती अपने आप में ही एक जो है सुगंधित चावल है, लंबा है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और बिरयानी या चावलों में उसको इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हाँ, क्योंकि जो 1121 चावल है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और वो बिरयानी में बहुत ज्यादा पसंद करा जाता है। जी। उसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये बता दूं कि चावल भी जो है जैसे वैरायटी 1121 हो गई, तो 1121 का चावल सबसे बढ़िया माना जाता है। अब हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, भाई 1121 नहीं खा सकते लेकिन बासमती खाने को मन कर रहा है, तो उसकी जो वैरायटी है 1509, 1692 में, वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो है बासमती की तरह वो है बासमती, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो थोड़ी सी 1121 के मुकाबले कम है। वो बहुत ज्यादा चल रही है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी 1509, 1692 की। और किसान के हित में भी है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, तो किसान हित में भी है, बीमारियां भी कम आती हैं उसमें। अभी समय जुलाई का महीना चल रहा है, तो इस समय अपने यहाँ रोपाई वगैरह चल रही है खेत में? जी। धान की रोपाई या कोई बीज रोपाई अपने यहाँ चल रही है? जी जी जी। हाँ, अभी ये जो हफ्ता है जुलाई का, ये धान की रोपाई का ही चल रहा है जी। तो अब जो है हम किसानों को जो है हमने सीड दे दिया है जी, अच्छी क्वालिटी का, जिनको हमने सीडबैक करना है जी, उनका फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और एक चीज और है कि हमारे यहाँ पे जो तकनीकी हमें बताई गई BDF के माध्यम से जी, उसमें ये है कि आप लाइन से लाइन जो है जी धान को लगाइए तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो कुसावली, दौलतपुर, ज्वालागढ़ 3 गांव ऐसे हैं, इसमें अगर 1 बीघा भी धान लग रहा है तो वो लाइन से ही लग रहा है। उससे क्या है कि अगर आप सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कोई ऑफ टाइप का जो पेड़ हमें चमक रहा है तो उसको आसानी से जाके निकाल लेंगे। स्प्रे करने में आसानी रहती है, खाद बखेरने में आसानी रहती है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए धान की खेती जो है हम लोग लाइन से करते हैं। अच्छा, ये आपने वेयर हाउस बनाया था, जी जी। जानकारी मिली थी कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में इससे पहले कोई वेयर हाउस नहीं था। अब भी नहीं है। किसानों के लिए एक बड़ा आपने सराहनीय कार्य किया कि ये वेयर हाउस का बिल्कुल कराया। ये कैसे? अभी आप देख रहे होंगे विनय जी, यहाँ पे अलग अलग लोट रखे हुए हैं जी। तो ये किसान का लोट है एक जी, गेहूं का, उसके पास रखने की जगह नहीं थी, उसने यहाँ लाके रख दिया। उधर सरसों रख दी किसान ने अपने लाके यहाँ, उधर अलग अलग लोट रखे हैं। वो किसान के पास में जगह नहीं थी, हमने जो था इस वेयर हाउस में रखा है, उसको सुविधा मिली, हम अपना चार्ज लेंगे इसका, क्योंकि हर किसान के पास एक नहीं है, नहीं है रखने के लिए कोई संसाधन। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी दिक्कतें हैं। और गवर्नमेंट का जो है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ये AIF के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से, उसमें कोई भी ले सकता है। विनोद जी, आखिर में मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा,
यदि किसी किसान को आपसे जुड़ना हो, मेरठ या किसी अन्य जिले से भी कोई आपसे जुड़ना चाहता हो, अपने कृषि उत्पाद की वैल्यू एडिशन कराना चाहता हो या आपसे संपर्क करना चाहता हो, किसी भी तरफ से आपसे कोई सहयोग लेना चाहता हो, वो कैसे आपसे संपर्क करे? उसके लिए जो है मेरा नंबर है 9719477170। जी वो इस नंबर पे संपर्क करें जी और संपर्क करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना कोई उत्पाद बना रहा है जी और उसे मार्केट की प्रॉब्लम आ रही है जी। तो एफपीओ के माध्यम से उसके मार्केट में मदद करी जाएगी। अपना नाम और पूरा एफपीओ का नाम एक बार और बताइए। हाँ, मेरा नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कुसावली, सरदाना, मेरठ। जी। विनोद सैनी 9719477170। ये एफपीओ कहाँ पड़ेगा? आपका एड्रेस क्या रहेगा इसका पूरा? ये गांव कुसावली, दौलतपुर रोड, दौलतपुर रोड में, हाँ जी, सरदाना क्षेत्र, हाँ जी, जिला मेरठ। सरदाना, जिला मेरठ, यूपी।